नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के इस कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। अगर आपको बिल्कुल शुरुआत से कंप्लीट एक्सेल सीखना है तो बाकी चीजों को भूलकर अगले 2 घंटे इस वीडियो को दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है फिर आपको एक्सेल के ऊपर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर एक्सेल सीखने की तरफ आपने स्टेप बढ़ाया है तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आज के समय में डेटा जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और एक्सेल की हेल्प से आप डेटा को ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए आज लगभग हर क्षेत्र में एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो 100% एक्सेल जो है आपको प्रोफेशनली या आपके वर्क प्लेस में बहुत मदद कर सकता है। चूंकि ये एक बहुत बड़ी वीडियो है, लगभग 2 घंटे की, तो इस वीडियो में मैंने टाइमलाइन ऐड कर दी है। अगर आप एक्सेल के किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप टाइम स्टैम्प्स की मदद से उस टॉपिक पर जंप कर सकते हैं। तो चलिए इस कंप्लीट एक्सेल ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। पर इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कंप्यूटर में एक्सेल ओपन करने के लिए या तो आप यहां नीचे सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करके ओपन पर क्लिक कीजिए, या फिर आप स्टार्ट मेन्यू में एक्सेल को ढूंढकर यहां से भी उसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करते ही सबसे पहले आपको ये स्टार्टअप स्क्रीन शो होती है। ऑल्दो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा एक्सेल वर्जन यूज कर रहे हैं, लाइक एक्सेल 2010, एक्सेल 2013, एक्सेल 2016 और एक्सेल 2019, तो इस इंटरफेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बट फिलहाल हम यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्सेल के सभी वर्जन्स काफ़ी सिमिलर हैं। अगर आप 2021 वर्जन सीख गए तो आप किसी भी एक्सेल वर्जन में काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सेल 2021 वर्जन को फ्री में प्रोडक्ट की के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कीजिए। हम वहाँ पर जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी एप्लीकेशंस को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका तरीका आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्टअप स्क्रीन में आपको यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ टैब्स देखने को मिलती हैं, जैसे होम, न्यू और ओपन। अगर आप बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस को ओपन करें, जैसे वर्ड और पावर पॉइंट को, तो उनकी स्टार्टअप स्क्रीन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। तो होम टैब से आप एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। फिर ये वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली एक्सेल ट्यूटोरियल टेम्पलेट्स हैं जिससे आप स्टेप बाय स्टेप एक्सेल सीख सकते हैं। हालांकि अब इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो आपको सिखा ही रहा हूँ। मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करके आप एक्सेल की बिल्ट इन टेम्पलेट का यूज़ करके वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कई सारी टेम्पलेट्स दी गई हैं, जिनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी एक को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मंथली बजट क्रिएट करना है तो मैं इस टेम्पलेट को यूज कर सकता हूँ। यहाँ नीचे रिसेंट में आपको उन वर्कबुक्स या एक्सेल फाइल की लिस्ट देखने को मिलेगी जिन्हें आपने हाल ही में क्रिएट किया होगा। पिन्ड में वो वर्कबुक्स होंगी जिन्हें आपने पिन किया होगा। जब मैं वर्कबुक या एक्सेल फाइल बोलता हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही चीज है। फिर न्यू में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां से आप एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। ओपन पर क्लिक करके आप पहले से सेव्ड वर्कबुक्स को एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं। इसके लिए आपको होम में ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करना है। तो ये है एक्सेल का इंटरफेस जिस पर बेसिकली आपको काम करना होता है। तो एज अ बिगिनर आपको सबसे पहले इस इंटरफेस को समझने की जरूरत है। तो ये ऊपर पूरा एरिया रिबन कहलाता है, जिसमें कई सारी टैब्स जैसे फाइल, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और हेल्प टैब मौजूद हैं। प्रत्येक टैब के अंदर उससे रिलेटेड कमांड्स हैं जो कई ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कॉपी, कट, पेस्ट करने की कमांड्स क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर है और
फॉन्ट चेंज करने, फॉन्ट का साइज बढ़ाने या घटाने, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने से रिलेटेड कमांड्स फॉन्ट ग्रुप के अंदर है। ऐसे ही हर टैब के अंदर सिमिलर कमांड्स को एक ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो ऊपर ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसे आप कस्टमाइज करके ऐसी कमांड्स को यहाँ ऐड कर सकते हैं जिनकी आपको एक्सेल में काम करते वक्त सबसे अधिक जरूरत पड़ती है। ये इस वर्कबुक का टाइटल है। हम इस वर्कबुक को जिस भी नाम से सेव करेंगे वो नाम हमें यहाँ टाइटल के रूप में दिखाई देगा। ये माइक्रोसॉफ्ट सर्च फीचर है जिससे आप इन टैब्स के अंदर मौजूद किसी भी कमांड को सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं। रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस में अगर आप ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करेंगे तो इससे रिबन हाइड हो जाएगी। फिर से रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए और फिर शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक कीजिए, रिबन शो होने लगेगी। हालांकि अगर आप यहां से शो टैब्स पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको सिर्फ रिबन टैब्स ही शो होंगी। कमांड्स को शो करने के लिए उस टैब पर क्लिक करें। हालांकि आप इस अप एरो पर क्लिक करके या कीबोर्ड में Ctrl+F1 दबाकर रिबन एरिया को हाइड और शो कर सकते हैं। फिर नीचे ये जो रोज और कॉलम्स हमें दिखाई दे रहे हैं इसे कहते हैं शीट या वर्कशीट, जिस पर हम बेसिकली काम करते हैं या इंफॉर्मेशन और डेटा को एंटर करते हैं। अगर कोई स्प्रेडशीट बोलता है तो उसका मतलब भी शीट या वर्कशीट से ही है। तो आपको शीट, वर्कशीट या स्प्रेडशीट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम्स के लिए लेटर्स असाइन किए गए हैं जैसे ABCDEF एंड सो ऑन। तो ये जो लेटर्स हैं ये किसकी पहचान कर रहे हैं? कॉलम्स की। और ये नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? रोज को। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि ABCD कॉलम्स के लिए है और 1 2 3 4 रोज के लिए है। कई लोग पूछते हैं कि सर एक एक्सेल वर्कशीट में कितने रोज या कॉलम्स होते हैं? तो रोज होती है 10,48,576 और कॉलम्स होते हैं 16,384। ऑल्दो ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने खुद गूगल सर्च किया है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अब वर्कशीट में आपको ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं सेल। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये रोज और कॉलम्स हैं, तो मैं आपको बता दूं रोज और कॉलम्स मिलकर ही सेल बनाते हैं और फिर ये सभी सेल्स मिलकर वर्कशीट बनाते हैं। तो ये एक वर्कशीट है, इसीलिए यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है शीट 1। उसके आगे ये जो प्लस आइकन है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू शीट इंसर्ट कर पाएंगे। ऐसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ होम टैब में सेल्स ग्रुप में इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट शीट पर क्लिक करें तो भी आप एक न्यू शीट इंसर्ट कर पाएंगे। अब अगर किसी शीट को डिलीट करना है तो उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा आप सेल्स ग्रुप में डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर डिलीट शीट पर क्लिक करके भी शीट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी शीट के नेम को चेंज करना है तो सिंपली उस पर डबल क्लिक कीजिए और फिर वो नाम टाइप कीजिए जो आप उस शीट का रखना चाहते हैं। एक और कॉमन एक्सेल टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, वर्कबुक। ये बेसिकली आपकी एक्सेल फाइल का ही दूसरा नाम है। अब एक एक्सेल फाइल में कितनी भी वर्कशीट हो सकती है, तो इसीलिए फिर हम एक या उससे अधिक वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं। तो जो बेसिक एक्सेल टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एक्सेल में काम करते समय आप बार बार इन टर्मिनोलॉजी का यूज करने वाले हैं। तो वर्कशीट में प्रत्येक सेल का एक सेल नंबर भी होता है या जिसे हम सेल एड्रेस भी कहते हैं। जैसे अभी ये सेल सेलेक्ट है तो इसका सेल नंबर हमें यहाँ ऊपर
नेम बॉक्स में शो हो रहा है D6। अब ये सेल नंबर इसे कैसे मिला? तो अगर आप देखें ये सेल मौजूद है D कॉलम में और 6 नंबर की रो में, इसीलिए इसका सेल नंबर है D6। ऐसे ही ईच सेल वर्कशीट के किस कॉलम और रो में मौजूद है उसका सेल नंबर डिसाइड होता है। इसी नंबर को हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं। तो सेल रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम वर्कशीट में फॉर्मूला या फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। इन सेल्स में आप किसी भी टाइप के डेटा को एंटर कर सकते हैं, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। अब अगर आपको किसी सेल में डेटा एंटर करना है तो उस पर क्लिक करके उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और फिर अपने डेटा को कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कीजिए और फिर एंटर की दबाइए। हालांकि एंटर की के बजाय आप यहाँ ऊपर मौजूद इस छोटे से राइटर के आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये भी एंटर का ही काम करता है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपकी कीबोर्ड में एंटर की काम नहीं कर रही। अगर आपने जो भी डेटा सेल में एंटर किया है उसे कैंसिल करना है तो आप इस क्रॉस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा आप सेल में इंसर्ट करते हैं वो आपको वर्कशीट के ऊपर मौजूद फॉर्मूला बार में भी शो होता है। ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। फॉर्मूला बार में न सिर्फ आपको करंट सेलेक्टेड सेल का कंटेंट शो होता है बल्कि इसका यूज आप फॉर्मूला और फंक्शंस को व्यू और एडिट करने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? तो जब हम एक्सेल फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में आपको बताएंगे वहां पर डिटेल में इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो अब अगर मुझे इस सेल में मौजूद डेटा को एडिट करना है तो अगर मैं सेल को सेलेक्ट करके सीधे कीबोर्ड से टाइप कर दूं तो सेल में पहले से मौजूद डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके लिए मुझे उस सेल पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब मैं उस सेल में कुछ चेंजेस या एक्स्ट्रा ऐड कर पाऊंगा। अब अगर मुझे किसी सेल को क्लियर करना है यानी सेल में मौजूद सभी डेटा को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से बैकस्पेस या डिलीट की दबाएंगे। लेकिन अगर सेल एडिट मोड में होगी यानी आपने डबल क्लिक करके सेल को ओपन किया होगा तो फिर डिलीट या बैकस्पेस की दबाने से सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही डिलीट होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको सेल के डेटा को क्लियर करना है या सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर को डिलीट करना है। अगर आपको वर्कशीट में सेल्स के बीच में मूव करना है तो एक तो आप कीबोर्ड में एरो कीज यानी अप, डाउन, लेफ्ट, राइट की का यूज कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड में टैब की दबाकर राइट कॉलम्स में मूव कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट प्लस टैब की दबाएं तो आप लेफ्ट कॉलम में मूव कर सकते हैं। ऐसे ही एंटर की दबाकर आप डाउन रो में मूव कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर की दबाकर अपर रो में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप बॉटम और राइट साइड में मौजूद स्क्रॉल बार का यूज करके भी वर्कशीट में लेफ्ट, राइट और टॉप बॉटम स्क्रॉल कर सकते हैं। एक्सेल में एक और कॉमन टर्मिनोलॉजी आप सुनेंगे, सेल रेंज। ये समझना बहुत सिंपल है। जैसे अभी हमने सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट किया है तो ये एक इंडिविजुअल सेल है, पर लेकिन अगर हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर लें, सेलेक्ट कैसे करेंगे? माउस से क्लिक कीजिए और ड्रैग करके उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए तो ये सेल रेंज कहलाएगी, जिसकी रेंज H8 सेल से शुरू है और L15 सेल पर खत्म है। एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको समझानी है कि कई बार क्या होता है जब भी हम सेल में लॉन्ग डेटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का नाम ही है जो थोड़ा लंबा है, ऐसे में वो सेल के स्टैंडर्ड साइज में फिट नहीं आ पाता। तो इस सिचुएशन में हमें सेल के साइज को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। सेल के साइज को एडजस्ट करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप कर्सर को कॉलम की स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएं, जहां से उस कॉलम की लाइन स्टार्ट होती है। आपको बिल्कुल उस लाइन पर ही कर्सर को रखना है। अब जैसे ही वो प्लस आइकन से इस तरह के आइकन में बदल जाए तो
तो आपको माउस से क्लिक करके होल्ड करना है और जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाकर माउस के बटन को छोड़ देना है। तो इस तरह से बेसिकली आप कॉलम के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये तो कॉलम के लिए हो गया। अगर आपको रोज का साइज एडजस्ट करना है तो उसके लिए उस रो के स्टार्टिंग पॉइंट में कर्सर को ले जाएं और फिर माउस से क्लिक करके होल्ड करें और ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचें और फिर माउस के बटन को छोड़ दें। तो एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे हमें इस कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी है तो सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट कमांड पर क्लिक कीजिए और फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करें। ऐसे ही फॉर्मेट कमांड में रो हाइट को एडजस्ट करने के लिए ऑटो फिट रो हाइट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ऑटो फिट का एक काइंड ऑफ शॉर्टकट भी है, बस आपको यहां कर्सर को रखना है और बस माउस से डबल क्लिक करना है, कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। अब अगर आपको किसी सेल के कंटेंट में फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, लाइक टेक्स्ट को बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, या साइज बढ़ाना या घटाना है, या कलर चेंज करना है, या बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो ये सब करने के लिए बस आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है और फिर होम टैब के अंदर यहाँ फॉन्ट ग्रुप में इन कमांड्स पर क्लिक करना है। जैसे बोल्ड करने के लिए बी है, आई इटैलिक के लिए है, यू अंडरलाइन के लिए है, फिर फिल कलर सेल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए है। फॉन्ट कलर कमांड से आप सेल के कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अदर फॉर्मेटिंग आप सेल में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको इतने छोटे सेल्स में डेटा एंटर करने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहां नीचे कंट्रोल्स की मदद से जूम लेवल को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको डेटा एंटर करने में ज़्यादा आसानी होगी। ऑल्सो आप यहाँ व्यू टैब में जूम ग्रुप के अंदर जूम कमांड की मदद से उस लेवल पर जूम कर सकते हैं जो आपके लिए सही हो। स्टेटस बार में ही 3 डिफरेंट वर्कबुक व्यूज दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल व्यू जिसमें अभी वर्कबुक ओपन है, बीच में है पेज लेआउट व्यू जिससे आप देख सकते हैं कि यह वर्कबुक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पर कैसी दिखाई देगी, फिर है पेज ब्रेक व्यू जिससे आप ये देख सकते हैं कि जब आप वर्कबुक को प्रिंट करेंगे तो पेज ब्रेक कहां पर आएगा। अब अगर आपको इस एक्सेल वर्कबुक को कंप्यूटर में सेव करना है तो या तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद सेव कमांड पर क्लिक कीजिए या फिर कीबोर्ड से Ctrl+S की दबाएं। यहां से आप फाइल नेम में क्लिक करके इसका नेम चेंज कर सकते हैं और यहां से लोकेशन चूज कर सकते हैं। और अगर आप मोर लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज पर क्लिक करके आप कंप्यूटर में उस स्पेसिफिक फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप इस फाइल को रखना चाहते हैं। अगर आप यहां ऊपर फाइल टैब में क्लिक करेंगे तो यहां भी आपको सेव कमांड देखने को मिलेगी। अगर आप वर्कशीट में कुछ ऐसा टाइप कर रहे हैं जो एक क्रम में है या एक सीक्वेंस में है या सीरीज में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो आप मैन्युअली उनको एक एक करके टाइप करने के बजाय फिल हैंडल फीचर का यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, आपके सीक्वेंस को पकड़ लेता है और आपका काम आसान कर देता है। तो प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। पहले Ctrl+Z दबाकर इन्हें अनडू कर देते हैं। अब टाइप करते हैं 1 एंटर, 2 एंटर। तो ये क्रम है और फिल हैंडल ही पकड़ लेगा कि हम नंबर्स टाइप करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, माउस से क्लिक करना है और उन सेल्स के ऊपर ड्रैग करना है जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब आप देखिए इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में एक छोटा सा ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर कर्सर को रखना है। जैसे ही ये ब्लैक प्लस साइन में बदल जाए माउस से क्लिक कीजिए और होल्ड रखिए। अब ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाएं और जितना आप इसे फिल करना चाहते हैं, जैसे हमें 10 तक रखना है, वहां पर ले जाकर माउस के बटन को छोड़ दें। तो इस तरह से आप
फिल हैंडल का यूज करके सीरीज को फिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं और आपको दूं, जैसे अगर आपको डेट लिखनी है 01/07/2023, एंटर 02/07/2023। अब अगर हमको आगे की डेट्स लिखनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिल हैंडल आइकन पर कर्सर को ले जाएंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। जहां तक डेट रखनी है वहां तक रखेंगे और फिर माउस के बटन को छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर आपको मंथ्स के नाम टाइप करने हैं या कुछ भी ऐसा टाइप करना है जो सीरीज में हो, तो आप मैन्युअली एक एक करके टाइप करने के बजाय फिल हैंडल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सिचुएशन में फिल हैंडल यूजफुल है। फॉर एग्जांपल, आपको सेम वैल्यू या डेटा दूसरी सेल में भी फिल करना है, तो क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और जिसका डेटा हमें अन्य सेल में कॉपी करना है या फिल करना है। उसके बाद फिल हैंडल साइन पर कर्सर को ले जाएं और माउस से क्लिक करके बटन को दबाए रखें और ड्रैग करके उस सेल तक ले जाएं जहां तक आपको डेटा कॉपी करना है और फिर बटन को छोड़ दें। सेम वैल्यू अन्य सेल में भी कॉपी हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में भी फिल हैंडल यूजफुल हो सकता है। तो एक्सेल में फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप सेल के कंटेंट को इस तरह से फॉर्मेट करते हैं या डिजाइन करते हैं कि वो मोर विजिबली अपीयर होता है या अधिक बेहतर दिखता है। सबसे पहले एस के गारमेंट्स को टाइटल में बदलते हैं। इसके लिए सेल को सेलेक्ट कीजिए और स्टाइल्स ग्रुप में सेल स्टाइल्स पर क्लिक कीजिए। अब टाइटल एंड हेडिंग्स में टाइटल पर क्लिक कीजिए। देखिए ये टाइटल में बदल चुका है। अब हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। फॉन्ट साइज इसका 18 ठीक है, लेकिन हम इसे यहां से 22 कर देते हैं। फॉन्ट इसका चेंज करके कुछ और रख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ब्लू कर देते हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, हमारे केस में ये ब्लू ही ठीक है। आप चाहें तो यहां से इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप अपने हिसाब से सेल में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल्स आपको होम टैब में फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब मैं नीचे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूं। जब आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो और एक सेल की फॉर्मेटिंग को आपको दूसरी सेल में अप्लाई करना पड़े या आप सेम फॉर्मेटिंग दूसरी सेल में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में हर सेल की एक एक करके फॉर्मेटिंग करने के बजाय आप फॉर्मेट पेंटर फीचर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इस फॉर्मेटिंग को इस सेल में भी अप्लाई करना है, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर कमांड पर क्लिक करूंगा। अब उस सेल, रो या कॉलम को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। देखिए सेम फॉर्मेटिंग इस सेल में भी अप्लाई हो चुकी है। तो ये एक बहुत यूजफुल फीचर है जिसका यूज करके आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है तो उस सेल, रो या कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और होम टैब के अंदर ही एडिटिंग ग्रुप में क्लियर कमांड पर क्लिक कीजिए और फिर क्लियर फॉर्मेट्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जिस भी सेल के डेटा को आपने कॉपी करना है उसे सेलेक्ट कीजिए, या अगर आपको सेल की एक रेंज को सेलेक्ट करना है तो उसे भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम एक ही सेल को करते हैं। अब कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाइए और अगर आपको यहां से इस डेटा को हटाकर दूसरी सेल में पेस्ट करना है तो कट कीजिए, उसके लिए Ctrl+X की दबाइए। अब देखिए इस सेल के बॉर्डर में सर्कल आ चुका है, इसका मतलब इस सेल का डेटा कॉपी हो चुका है। अब वर्कशीट में उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको ये डेटा पेस्ट करना है, फिर Ctrl+V दबाइए और फिर एंटर की दबाइए। हालांकि आप कॉपी किए गए डेटा को एक बार में मल्टीपल सेल्स में भी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे? सेल के डेटा को कॉपी करने के बाद
कंट्रोल की को दबाकर होल्ड रखें। अब माउस से क्लिक करके उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए जिनमें आपको ये डेटा पेस्ट करना है और फिर Ctrl+V दबाकर पेस्ट कीजिए और एंटर की दबाइए। एक समस्या वर्कशीट में काम करते समय अक्सर आती है कि हमने गलती से किसी सेल को कॉपी कर लिया और अब भले ही हम कहीं और क्लिक करें ये सर्कल जाता नहीं है। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में एस्केप की दबानी है या आप उसी सेल को सिलेक्ट करके एंटर की भी दबा सकते हैं। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को कॉपी या कट करना है तो आप किसी रो या कॉलम को कैसे सिलेक्ट करेंगे? मान लीजिए हमें 7 नंबर की रो को सिलेक्ट करना है। एक तो रो नंबर पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रो को उसी सेल तक सेलेक्ट करना है जिस सेल तक डेटा है तो रो में उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिससे आगे को आपने सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड में Ctrl+Shift+लेफ्ट एरो की दबाइए। रो में जिस सेल तक डेटा है वो सभी सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+Shift+डाउन एरो की दबाइए। अब अगर आप Ctrl+Shift+राइट एरो की दबाते हैं तो इससे वो सभी सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी जिसमें डेटा है। अब आप इस पूरे डेटा को कॉपी या कट कर सकते हैं। तो चलिए अब नंबर फॉर्मेट के बारे में सीखते हैं। नंबर फॉर्मेट्स का यूज बेसिकली आप वर्कशीट में न्यूमेरिक वैल्यूज यानी नंबर्स को एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट या एक उचित फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। अब उचित फॉर्मेट या एप्रोप्रिएट फॉर्मेट से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये यूनिट प्राइस कॉलम में जो डेटा है ये एक्चुअली करेंसी है, यानी 800 रुपये हैं या 500 रुपये हैं। तो इस सेल के लिए उचित फॉर्मेट क्या होगा? करेंसी। तो अगर आपको ये बताना है कि इन सेल्स में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है तो आप उस सेल या सेल की रेंज के लिए एक एप्रोप्रिएट यानी उचित नंबर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यूनिट प्राइस के लिए नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना है तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूंगा। अब होम टैब में ही ऊपर नंबर ग्रुप में जनरल के आगे इस स्मॉल डाउन एरो पर क्लिक करें। अब इन सेल्स में जो वैल्यू है या डेटा है ये क्या है? करेंसी है, तो हम यहां से करेंसी सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए इन वैल्यूज के आगे रूपी का सिंबल आ चुका है। अब इससे लोग और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये 800 रुपये हैं या 500 रुपये हैं, तो इसे कहते हैं नंबर फॉर्मेट। अब अगर मैं इन्हें दोबारा सेलेक्ट करूं तो आप ऊपर देखिए नंबर फॉर्मेट में करेंसी आ रहा है। अब अगर मैं क्वांटिटी को सेलेक्ट करूं तो आप देखिए नंबर फॉर्मेट में जनरल है। बाय डिफॉल्ट वर्कशीट में प्रत्येक सेल का फॉर्मेट जनरल ही होता है, तो हम इसको नंबर कर देंगे। अब अगर हम डिस्काउंट के कॉलम को सेलेक्ट करें तो देखिए चूंकि हमने पहले से ही इसमें परसेंटेज का सिंबल ऐड किया हुआ है तो वर्कशीट ने डिटेक्ट कर लिया है कि ये वैल्यू परसेंटेज में है। अदरवाइज आप यहां से परसेंटेज फॉर्मेट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप सेल में मौजूद वैल्यू या डेटा के हिसाब से एक उचित नंबर फॉर्मेट यहां से चूज कर सकते हैं। तो एक उचित नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने से न सिर्फ वर्कशीट में डेटा को पहचानना आसान होता है बल्कि इससे वर्कशीट को भी पता रहता है कि किसी पर्टिकुलर सेल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर है, जो आपको कैलकुलेशन में मदद करती है। अब अगर आपको एक्सेल वर्कशीट में सेल, रोज या कॉलम्स को शिफ्ट करना है तो पहले हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो ग्रीन बॉर्डर चारों तरफ आ रहा है इस पर कर्सर को रखेंगे। जैसे ही ये 4 दिशा वाले तीर आइकन में बदल जाएगा, माउस से क्लिक करके बटन को दबाए रखेंगे और ड्रैग करके वर्कशीट में वहां ले जाएंगे जहां आप इसे शिफ्ट करना चाहते हैं। चूंकि हमें एक रो नीचे शिफ्ट करना है तो हम इसे एक रो नीचे रखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप सेल्स, रोज या कॉलम्स को ड्रैग करके वहां रखना चाहेंगे जहां ऑलरेडी डेटा है तो वह डेटा इस डेटा से रिप्लेस हो जाएगा। एक्सेल में सेल्स को मर्ज आप कई रीजन से कर सकते हैं। हमारा पर्पस यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली क्रिएट करना है। तो
SK गारमेंट्स को हम इन 2 रोज का स्पेस देना चाहते हैं, तो हम उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें मर्ज करना है या आपस में मिलाना है। सेल्स कह लीजिए, रोज कह लीजिए, कॉलम्स कह लीजिए, इसमें सभी आ गया। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर कमांड पर क्लिक करना है। इससे आप देख सकते हैं सभी सेल्स आपस में मर्ज होकर एक लार्जर सेल में बदल चुकी है और टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो चुका है। हालांकि आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को अलाइनमेंट ग्रुप से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें SK गारमेंट्स को बीच में अलाइन करना है तो ऊपर मिडिल अलाइन पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप राइट, लेफ्ट, सेंटर, टॉप अलाइन कर सकते हैं। एड्रेस के लिए हम इतनी सेल्स को मर्ज कर देंगे। अब हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करने के बजाय मर्ज एंड सेंटर के आगे बने इस छोटे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। फिर यहां से मर्ज सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इससे सेल्स तो आपस में मर्ज हो जाएंगी लेकिन टेक्स्ट सेंटर में अलाइन नहीं होगा, तो हम इसे टॉप में अलाइन कर देते हैं। ऐसे ही मैं बाकी सेल्स को भी मर्ज कर देता हूं। तो इस तरह से हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अगर आपको मर्ज सेल्स को अनमर्ज करना है तो उस सेल को सेलेक्ट कीजिए, फिर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए या फिर इस स्मॉल डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और फिर अनमर्ज सेल्स पर क्लिक कीजिए। अब ऊपर से बॉर्डर ऐड करना शुरू करते हैं। तो सेलेक्ट कीजिए और होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डर कमांड के आगे स्मॉल डाउन एरो पर क्लिक करें। अब चूंकि हमें सेल के चारों तरफ बॉर्डर ऐड करना है तो हम यहाँ आउटसाइड बॉर्डर या थिक आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। आप सेल के लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में भी यहाँ से बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अब एड्रेस और फ़ोन नंबर को हमने एक ही बॉक्स के अंदर रखना है, तो इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे और फिर बॉर्डर में जाएंगे और आउटसाइड बॉर्डर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे का एरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर से बॉर्डर्स को सेलेक्ट करेंगे। अब इस बार हम ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें हर सेल, रो और कॉलम को सेपरेट करना है। तो इस तरह से आप वर्कशीट में बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर्स अगर आपको रिमूव करने हैं तो आप यहां से नो बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल में काम करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट स्किल आपको आनी चाहिए और वो है शीट में रोज और कॉलम्स इंसर्ट और डिलीट करना। सपोज कि आपको यहाँ बीच में एक और प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल आपको 3rd नंबर के प्रोडक्ट के नीचे एक न्यू प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करनी है। तो सिंपली आपको 4th नंबर की रो को सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? माउस कर्सर को उस रो के नंबर पर ले जाएं। हमारे केस में रो नंबर 11 है। अब जैसे ही कर्सर राइट एरो में बदल जाए, सिंपली माउस से क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं ये पूरी रो सेलेक्ट हो चुकी है। अब राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। हालांकि आप रो सेलेक्ट करने के बाद सेल्स ग्रुप में इंसर्ट कमांड पर क्लिक करके फिर इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक कर सकते हैं। यह भी रो इंसर्ट करने का काम करता है। अगर मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी हो तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मुझे 11th रो के और नीचे 3 और रो इंसर्ट कर रही है, तो मैं 11th रो से नीचे की 3 रो को सिलेक्ट कर लूंगा। अब वही राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां शिफ्ट सेल्स डाउन ऑप्शन ही सेलेक्ट रहने दें और ओके पर क्लिक करें। डिलीट करने के लिए रोज को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिर डिलीट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एंटायर रो ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा सेलेक्ट करने के बाद सेल्स ग्रुप में आप डिलीट कमांड पर क्लिक करके फिर डिलीट शीट रोज पर क्लिक करके भी रो को डिलीट कर सकते हैं। अगर
कॉलम्स ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यूनिट प्राइस से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा। डिलीट करने के लिए वही सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और फिर डिलीट पर क्लिक कर दिया। तो चलिए अब डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। एक्सेल में आपको होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप में फॉर्मेट एज टेबल कमांड दी गई होती है, जिसका यूज आप वर्कशीट में मौजूद डेटा को टेबल के रूप में फॉर्मेट करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट में उन सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें टेबल में बदलना है, और फिर फॉर्मेट एज टेबल कमांड पर क्लिक करेंगे। यहां से जो भी टेबल का स्टाइल आपको रखना है उस पर क्लिक कीजिए और फिर ओके पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप सेल की एक रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो वर्कशीट में नेविगेट करने से रिलेटेड हैं और काफी यूजफुल भी हैं। अब जैसे मुझे रो की लास्ट सेल में मूव करना है, सिंपली कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की दबाइए। अगर आप कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबाएंगे तो आप रो की फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। कॉलम की लास्ट सेल में नेविगेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबाएं, और अगर कंट्रोल प्लस अप एरो की दबाएंगे तो आप कॉलम की फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। अगर आपको वर्कशीट में एंड में आना है, यानी इस लास्ट सेल में आना है, तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एंड की दबाएं, और अगर वर्कशीट की फर्स्ट सेल में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम की दबाएं। चलिए अब कुछ सिंपल और सबसे अधिक यूज किए जाने वाले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इस सेल में इन दो सेल की वैल्यूज को ऐड करना है, तो फॉर्मूला लिखने की शुरुआत किससे होती है? इक्वल साइन से। अब या तो हम 29 प्लस 34 टाइप करके एंटर दबाएं, तब भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने फ्यूचर में ऊपर की सेल की वैल्यू को चेंज किया तो मुझे टोटल में भी इस वैल्यू को बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अपने आप अपडेट हो जाए, यानी आप सेल की वैल्यू चेंज करें और टोटल उसके ही अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला में नंबर टाइप करने के बजाय, यानी कॉन्स्टेंट्स का यूज करने के बजाय सेल रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले डिलीट या बैक स्पेस की दबाकर सेल के डेटा को क्लियर कर देते हैं। अब इक्वल साइन टाइप कीजिए, फिर माउस से उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसे आपको कैलकुलेट करना है, फिर प्लस साइन टाइप कीजिए, फिर दूसरी सेल को सेलेक्ट कीजिए और एंटर की दबाइए। अब अगर मैं ऊपर की सेल की वैल्यू को चेंज करता हूं तो इनका टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में सेल रेफरेंस का यूज किया गया है। सेल रेफरेंस का मतलब है सेल एड्रेस से कि ये सेल कौन से कॉलम और रो में मौजूद है। अब लेकिन एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको मल्टीपल सेल्स की वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत पड़े। इस स्थिति में आपको एक्सेल फंक्शन का यूज करना पड़ता है, और वैल्यूज को ऐड करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए, सम फंक्शन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें फ्रूट्स के अमाउंट का टोटल निकालना है, तो इक्वल साइन टाइप करेंगे, फिर ऐड करने के लिए क्या फंक्शन यूज होता है? सम टाइप करेंगे। देखिए जैसे ही मैं सम टाइप करना शुरू करता हूँ, सेल के ठीक नीचे मुझे एक बॉक्स में एस नाम से शुरू होने वाले कई सारे फंक्शंस शो होते हैं। इस बॉक्स को हम इंटेलिसेंस कहते हैं। तो जिस भी फंक्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ उसके आगे उस फंक्शन का जो कार्य है वो हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे सम फंक्शन के आगे लिखा है एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की एक रेंज के नंबर्स को ऐड करता है। तो इससे आपको किसी फंक्शन के एक्चुअल यूज का पता चलता है। जब इस लिस्ट में से फंक्शन सेलेक्ट कर लें तो कीबोर्ड में टैब की दबाइए। अब उन सेल्स की रेंज को सेलेक्ट कीजिए जिनकी वैल्यूज को आपने ऐड करना है और एंटर की दबा दीजिए। ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए आपका फॉर्मूला शो हो रहा है, जिसमें सबसे पहले इक्वल साइन है, फिर फंक्शन नेम है, हमारे केस में फंक्शन नेम सम है,
फिर सेल रेफरेंस F2 और F5 जिसे आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। याद रखिएगा सेल रेफरेंस हमेशा राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं जिन्हें हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, और सेल रेफरेंस को कॉलन साइन लगाकर अलग किया जाता है अगर आपने एक रेंज को सिलेक्ट किया है तो। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से भी सम फॉर्मूला टाइप कर सकता हूं, इक्वल सम ओपनिंग ब्रैकेट। अब या तो मैं एक एक करके उन सेल को सिलेक्ट करूं, I2, फिर आपको कॉमा लगाना है, I3, कॉमा, I4, कॉमा और I5, कॉमा। आप कॉमा की जगह प्लस साइन का यूज भी कर सकते हैं, ऑल्दो हमने सम फंक्शन का यूज किया है तो आप कॉमा भी लगाएं तो ये नंबर्स को ऐड ही करेगा। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, हिट एंटर। तो ऐसे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इजी तरीका क्या है, आप कॉलन का यूज कीजिए, इक्वल सम ओपनिंग ब्रैकेट, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉलन, फिर लास्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, क्लोजिंग ब्रैकेट, हिट एंटर। दूसरा सेल की वैल्यूज को ऐड करने के लिए आप ऑटो सम फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको आउटपुट चाहिए। अब होम टैब के अंदर ही एडिटिंग ग्रुप में सम कमांड पर क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को सेलेक्ट कर लेगा जिसमें वैल्यूज होंगी, बस एंटर की दबा दीजिए। ऑल्दो इसके लिए आप शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस इक्वल का यूज भी कर सकते हैं, हिट एंटर। इसी में एक सिचुएशन और हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपको सेलेक्ट की गई रेंज में सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को ऐड करना है जो 20 से ऊपर है, तो इसके लिए आप सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे? टाइप इक्वल देन टाइप सम इफ, फिर टाइप की दबाएं। अब हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। देखिए जिस भी सेल में आप फॉर्मूला टाइप कर रहे होते हैं उसके ठीक नीचे आपको फॉर्मूला का पूरा सिंटेक्स दिखाई देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको इस फॉर्मूला को सही से अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अब रेंज लिखा हुआ है तो रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज के आगे कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा टाइप करेंगे। आपको बिल्कुल सिंटेक्स के हिसाब से चलना है। अब क्राइटेरिया टाइप करेंगे। क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ उन्हीं नंबर्स को ऐड करना है जो 20 से अधिक है या ऊपर के हैं। तो क्राइटेरिया को हमें कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होता है, तो हम ओपनिंग कोटेशन मार्क टाइप करेंगे। अब ग्रेटर देन साइन टाइप करेंगे और फिर 20। अब कोटेशन मार्क को क्लोज कर देंगे और फिर ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर से आपको समझाऊं, तो पहले हमने सम इफ फंक्शन लगाया, फिर हमने रेंज को सिलेक्ट किया क्योंकि हमें इस रेंज में सिर्फ उन्हीं नंबर्स को जोड़ना है जिनकी वैल्यू 20 से ऊपर है। तो फिर हमने अपना क्राइटेरिया टाइप किया ग्रेटर देन 20, तो हमारे पास आउटपुट आया 130। दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं जो है सब्सट्रैक्शन, यानी घटाने के लिए। तो एक्सेल में सब्सट्रैक्शन के लिए कोई फंक्शन नहीं है, इसके लिए हमें ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या ऑपरेटर है? माइनस साइन। फॉर एग्जांपल हमें 700 में से 200 माइनस करना है, तो इक्वल फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस सेकेंड सेल को सिलेक्ट करेंगे, हिट एंटर। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने के लिए इक्वल फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो एस्टेरिस्क टाइप करेंगे, सेकेंड सेल सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर। ऐसे ही डिवीजन करने के लिए यानी विभाजन निकालने के लिए इक्वल टाइप करेंगे, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करना है तो फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे, सेकेंड सेल सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर। तो एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज करके सिंपल मैथ कैलकुलेशन करना तो आप सीख चुके हैं। चलिए अब कुछ और मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारी 6 महीने की सेल है जिसका हमें एवरेज निकालना है कि अगर 6 महीने को मिलाकर देखा जाए तो हमारी हर महीने की औसतन सेल कितनी रही है। तो उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको आउटपुट चाहिए, इक्वल साइन टाइप कीजिए, अब एवरेज टाइप कीजिए और टैब की दबाइए।
उस सेल रेंज को सिलेक्ट कीजिए और एंटर दबाइए। अब हमें पता चल गया है कि हमने औसतन कितने रुपए हर महीने सेल किए। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स, जिसका यूज करके बेसिकली आप सेल की एक रेंज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ये देखना है कि हमारी इन 6 महीनों में सबसे अधिक सेल कितनी थी। तो इक्वल, फिर मैक्स, टैब की, सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। ऐसे ही मिनिमम के लिए इक्वल, फिर मिन, टैब की, सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर, तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है काउंट। सो काउंट फंक्शन का काम सेल की एक रेंज में उन सेल्स को काउंट करना है जिसमें नंबर्स मौजूद हैं। मान लीजिए आपकी वर्कशीट में कुछ एंट्रीज हैं। अब आपको ये देखना है कि इस रेंज में कितनी सेल्स में नंबर्स हैं। इसके लिए आप काउंट फंक्शन ऐसे लगाएंगे, इक्वल, फिर काउंट। अब उन सेल्स को सेलेक्ट कीजिए, हिट एंटर। ऐसे पता चल जाएगा कि इस रेंज में कितनी सेल्स ऐसी हैं जिनमें नंबर्स हैं। इसी से रिलेटेड एक और फंक्शन होता है काउंट ए। जैसे काउंट फंक्शन सेलेक्ट की गई सेल रेंज में सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर्स होते, वही काउंट ए फंक्शन उन सभी सेल्स को काउंट करता है जो नॉन एम्प्टी हैं, यानी उनमें किसी तरह का डेटा मौजूद है। तो अब तक हम थोड़ी सिंपल फॉर्मूलाज का यूज करना सीख रहे थे जिसमें सिर्फ एक टाइप की कैलकुलेशन हो रही थी, जैसे या तो नंबर्स को ऐड कर रहे थे या मल्टीप्लाई कर रहे थे। कहने का मतलब है ऐसे फॉर्मूलाज जिनमें वन टाइप ऑफ ऑपरेशन हो रहा हो। लेकिन कई बार हमें ऐसे फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं जो थोड़े अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी जिनमें एक से अधिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, 2 सेल की वैल्यू को पहले ऐड करना है, फिर उन्हें किसी अन्य सेल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आपको 400 को पहले 300 से ऐड करना है, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? इक्वल साइन टाइप करेंगे, फिर ऐड करने के लिए सम फंक्शन टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉलन, दूसरी सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या साइन यूज होता है? एस्टरिस्क। फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन हिट एंटर। तो इस तरह से आप एक से अधिक कैलकुलेशन एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास एक मार्कशीट है जिसमें हमें स्टूडेंट्स ने कितनी परसेंटेज प्राप्त किए वो पता करना है। तो मैथ में परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो ही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, पहले ऑब्टेन मार्क्स यानी जितने मार्क्स उस स्टूडेंट के आए हैं उन्हें डिवाइड करना होता है टोटल मार्क्स से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो इक्वल साइन टाइप करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे जो डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अब टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या साइन यूज होता है? एस्टेरिस्क, फिर 100 टाइप करेंगे, हिट एंटर। तो इस तरह से हम एक्सेल में फॉर्मूला का यूज करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक सिंपल ट्रिक और आपको बताते हैं, बजाय कि आप हर स्टूडेंट की परसेंटेज निकालने के लिए एक एक करके फॉर्मूला लगाएं, इसके बजाय आप बाकी सेल्स में फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें फॉर्मूला है, फिर सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में स्मॉल ग्रीन बॉक्स पर कर्सर को रखें और माउस से डबल क्लिक करें। बाकी की सेल्स में भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऑल्दो आप ड्रैग करके भी सेल्स में फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक्सेल में ढेरों फॉर्मूलाज और फंक्शंस हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। एक्सेल में लगभग 400 से अधिक फंक्शंस इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप फॉर्मूलाज टैब में जाएं तो यहाँ आपको फंक्शन लाइब्रेरी नाम से एक ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको फंक्शंस की डिफरेंट कैटेगरी देखने को मिलेगी, जैसे फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम,
लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सेट्रा। अगर हम मोर फंक्शंस पर क्लिक करें तो हमें और भी फंक्शन कैटेगरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑटो सम फंक्शन भी है। अगर हम इसके छोटे डाउन एरो पर क्लिक करें तो हमें कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिनिमम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिसेंटली यूज्ड पर क्लिक करके आप अपने हाल ही में यूज किए गए फंक्शंस को देख सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण कमांड है। इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ उस बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप कीजिए जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जोड़ना है तो मैं यहाँ टाइप करूंगा एड्स नंबर्स और गो पर क्लिक करूंगा। तो देखिए मुझे यहाँ नीचे मेरी टाइप की गई क्वेरी से रिलेटेड फंक्शंस शो होने लगे। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि सही फंक्शन कौन सा है तो उस फंक्शन को सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ नीचे उस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन हमें शो हो रहा है, जैसे एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे ओके पर क्लिक कीजिए। देखिए इसने ऑटोमेटिकली सेल को सिलेक्ट कर लिया। ऑल्दो अगर सेल्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ना हो फिर हमें उन सेल्स को एक एक करके सेलेक्ट करना होगा जिनके नंबर्स को हम ऐड करना है। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें, नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली आप जैसी भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसके लिए फंक्शन आप इंसर्ट फंक्शन कमांड की हेल्प से सर्च कर सकते हैं। सो आई होप अब तक आपको एक्सेल में फॉर्मूलाज और फंक्शंस क्या होते हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको स्प्रेडशीट में डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज या एनालाइज करना है तो आपको शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर का यूज करना आना चाहिए। इवन डेटा एनालिसिस में इन फीचर्स का यूज आम है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डेटा एनालिसिस के लिए बखूबी किया जाता है। तो अगर आप एक्सेल का यूज करके डेटा एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो इन फीचर्स का यूज करना अच्छे से सीखिए। अब आप में से कई लोग शॉर्ट और फिल्टर वर्ड को लेकर कंफ्यूज होंगे। तो शॉर्टिंग का मतलब है स्प्रेडशीट में डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना या ऑर्गेनाइज करना, जैसे A to Z ऑर्डर में या Z to A ऑर्डर में, या अगर डेटा नंबर्स में है तो 1 to 10 या 10 to 1, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में या हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में, और इसे ही हम डेटा शॉर्टिंग कहते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एक स्प्रेडशीट है जिसमें GDP के हिसाब से जो टॉप 20 कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट दी गई है। साथ ही प्रत्येक कंट्री किस रीजन में मौजूद है, उसकी 2028 तक एस्टिमेटेड GDP क्या होगी, प्रत्येक कंट्री की GDP पर कैपिटा क्या है, एनुअल ग्रोथ क्या है और पॉपुलेशन कितनी है, ये सब जानकारी इस स्प्रेडशीट में दी गई है। तो अभी तो इस स्प्रेडशीट में जिस कंट्री की GDP सबसे अधिक है वो सबसे ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंट्रीज की लिस्ट A to Z ऑर्डर में डिस्प्ले हो, यानी सबसे पहले A लेटर से स्टार्ट होने वाली कंट्री आए, फिर B, C, D, E, इसी तरह से एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये लिस्ट डिस्प्ले हो, तो सबसे पहले हम उस कॉलम की एक सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पर हम स्प्रेडशीट को शॉर्ट करना चाहते हैं, या आप कॉलम हेडिंग पर क्लिक करके उस पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में आपको शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर दिखाई देगा। इसके अलावा डेटा टैब के अंदर भी आपको शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप देखने को मिलता है। हालांकि दोनों जगह आपको सेम ही फीचर्स देखने को मिलेंगे। इस पर क्लिक कीजिए। अब चूंकि हमें A to Z ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट करना है तो हम शॉर्ट A to Z ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने शॉर्ट वार्निंग की एक विंडो पॉपअप हुई है जिसमें हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है एक्सपैंड द सिलेक्शन और दूसरा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। लेट्स से हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके शॉर्ट बटन पर क्लिक कर दें, तो देखिए इससे न सिर्फ कंट्री की लिस्ट A to Z ऑर्डर में डिस्प्ले हो गई बल्कि बाकी हेडिंग्स जैसे रीजन, GDP, एस्टिमेटेड GDP एंड सो ऑन का डेटा भी पहली हेडिंग के हिसाब से ही सॉर्ट हुआ, यानी जिस कंट्री का जो रीजन था वही आया, जो GDP थी वही आई और बाकी डिटेल्स भी सेम ही रही।
तो जो चेंज हुआ वो सिर्फ डेटा के ऑर्डर में चेंज हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते तो क्या होता, देखते हैं। पहले Ctrl+Z दबाकर उसे अंडू कर देते हैं। अब उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपको उस कॉलम की हेडिंग में क्लिक करना है। ये जो ऊपर ABCD लिखा हुआ है ये कॉलम की हेडिंग है। देन एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर पर क्लिक करेंगे, फिर शॉर्ट A to Z ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, देन शॉर्ट पर क्लिक करें। तो देखिए इससे सिर्फ सेलेक्ट किए गए कॉलम का डेटा ही शॉर्ट हुआ, यानी कंट्री वाले कॉलम का डेटा ही A to Z ऑर्डर में शॉर्ट हुआ। बाकी जो कॉलम्स हैं उनके डेटा में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो अगर आपको पूरे डेटा को शॉर्ट नहीं करना बल्कि सिर्फ एक कॉलम, रो या सेलेक्ट किए गए डेटा को ही शॉर्ट करना है तो आप दूसरे ऑप्शन कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करके शॉर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमारे केस में अगर हमने सिर्फ कंट्री कॉलम को शॉर्ट किया तो हमारा पूरा डेटा इररिलेवेंट हो जाएगा। इसीलिए हमें शॉर्ट वार्निंग की विंडो में पहले ऑप्शन एक्सपेंड द सिलेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। हालांकि अगर आपको स्प्रेडशीट में सभी डेटा को शॉर्ट करना है तो आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉलम की एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर, फिर शॉर्ट A to Z ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। स्प्रेडशीट में मौजूद सभी डेटा A से Z के ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप डेटा को Z से A के ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डेटा को शॉर्ट करना बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स यानी A to Z और Z to A के ऑर्डर में। लेकिन जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो वहां पर हो सकता है आपको डेटा को पॉपुलेशन के आधार पर या एनुअल ग्रोथ के आधार पर या फिर GDP पर कैपिटा के आधार पर शॉर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सीट को ग्रोथ रेट के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ, यानी जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है वो कंट्री सबसे ऊपर आए और फिर उसके नीचे उससे कम और सबसे नीचे वो कंट्री आए जिसकी ग्रोथ रेट इस लिस्ट में सबसे कम है। तो इसके लिए हम एनुअल ग्रोथ वाले कॉलम की किसी एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पर क्लिक करेंगे। अब चूंकि हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस लिस्ट में जिस कंट्री की एनुअल GDP ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ चुकी है और फिर उससे कम, उससे कम और ऐसे ही नीचे को बाकी है। ऐसे ही अगर हम एस्टिमेटेड GDP बाय 2028 के बेसिस पर स्प्रेडशीट को शॉर्ट करें तो इस कॉलम की एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन शॉर्ट एंड फिल्टर, देन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बिकॉज हमें मैक्सिमम से मिनिमम ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट करना है। देखिए अभी जो पूरी स्प्रेडशीट है वो 2028 की एस्टिमेटेड GDP के आधार पर शॉर्ट हो चुकी है। ऐसे ही आप अदर क्राइटेरिया के आधार पर जैसे पॉपुलेशन के आधार पर, GDP पर कैपिटा के आधार पर और रीजन के आधार पर डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम यहां पर आपको आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉपुलेशन की बेसिस पर इस स्प्रेडशीट को हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में शॉर्ट करूं तो मैंने पॉपुलेशन वाली कॉलम की एक सेल को सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट शॉर्ट एंड फिल्टर, देन सेलेक्ट Z to A। लेकिन आप देखिए जिस तरह से हम चाहते थे कि ये डेटा शॉर्ट हो ये उस तरह से नहीं हुआ। अब जैसे इंडिया और चाइना को सबसे ऊपर आना चाहिए था क्योंकि उनकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, बल्कि वो नीचे आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? एक्सेल का जो शॉर्ट फीचर है वो अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स को, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है? वो वैल्यू जिसमें टेक्स्ट और नंबर मिक्स्ड हो या जिसे हम मिक्स्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन वाली कॉलम में नंबर्स भी हैं और टेक्स्ट भी हैं। तो जो एक्सेल का शॉर्ट फीचर है वो इसे एक टेक्स्ट के रूप में शॉर्ट कर रहा है। तो आपका डेटा सही ऑर्डर में शॉर्ट हो पाए इसके लिए आपको सेल में या तो सिर्फ नंबर्स लिखने हैं या फिर सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, मिक्स्ड नहीं लिखना है। जैसे हमें यहाँ पॉपुलेशन को प्रॉपर नंबर्स में लिखना चाहिए था, जैसे 84.78 मिलियन को नंबर्स में लिखना चाहिए था, तभी हम हाईएस्ट से लोएस्ट और लोएस्ट से हाईएस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्रीज को शॉर्ट कर पाते।
हालांकि मिक्स्ड डेटा को शॉर्ट करने का भी तरीका होता है, जिसमें आपको नंबर्स को टेक्स्ट से एक्सट्रैक्ट करना होता है एक हेल्पर कॉलम में और फिर उस कॉलम के अनुसार शॉर्ट करना होता है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपका जो क्राइटेरिया है डेटा को शॉर्ट करने का वो डिफरेंट हो सकता है, यानी A to Z या Z to A के ऑर्डर में आपको डेटा शॉर्ट नहीं करना, बल्कि आपको एक डिफरेंट ऑर्डर में डेटा शॉर्ट करना है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो शीट 2 में मैंने ये डेटा तैयार किया है, जिसमें स्टूडेंट्स का नेम है, उनका हाउस नेम है, हाउस कलर है और टी शर्ट का साइज है। अब यहाँ पर मुझे टी शर्ट के साइज के बेसिस पर इस डेटा को शॉर्ट करना है, यानी मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले स्मॉल साइज वाले स्टूडेंट की लिस्ट आए और फिर मीडियम, फिर लार्ज, अंत में एक्स्ट्रा लार्ज। अब अगर मैं शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर का यूज करूं तो ये डेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा, जबकि हमें स्मॉल टी शर्ट साइज सबसे ऊपर चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक्सेल का जो डिफॉल्ट शॉर्टिंग फीचर है वो डेटा को उस ऑर्डर में शॉर्ट नहीं कर पा रहा जिस ऑर्डर में आप चाहते हैं, तो वहां पर आप कस्टम सॉर्टिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उस कॉलम में एक सेल को चुनें जिसे आप शॉर्ट करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर, देन क्लिक ऑन कस्टम शॉर्ट। अब यहां आपको कॉलम में उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसके बेसिस पर आपको डेटा को शॉर्ट करना है। क्योंकि हमें टी शर्ट साइज के आधार पर डेटा को शॉर्ट करना है, तो हम टी शर्ट साइज सेलेक्ट करेंगे। आपको भी वही कॉलम हेडिंग सेलेक्ट करनी है जिसके बेसिस पर आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं। शॉर्ट ऑन में सेल्स वैल्यू सीरीज सेलेक्ट करेंगे। अब ऑर्डर में हमें कस्टम लिस्ट पर क्लिक करना है। अब चूंकि यहां वो शॉर्टिंग ऑर्डर लिस्ट अवेलेबल नहीं है जिसमें हमें अपनी डेटा को शॉर्ट करना है, तो हम एक कस्टम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहां न्यू लिस्ट सेलेक्ट हो, फिर आपको लिस्ट एंट्रीज में वो ऑर्डर टाइप करना है जिस पर डेटा को आप शॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमें टी शर्ट साइज के हिसाब से शॉर्ट करना है, तो फर्स्ट लिखेंगे स्मॉल, फिर आपको एंटर की प्रेस करनी है, फिर मीडियम लिखेंगे, एंटर, लार्ज, एंटर और एंड में एक्स्ट्रा लार्ज। तो ऐसे ही आपको अपनी कस्टम ऑर्डर लिस्ट टाइप करनी है, फिर ऐड बटन पर क्लिक कर दें। अब देखिए यहां हमारे द्वारा ऐड की गई लिस्ट सिलेक्ट हो चुकी है। ओके पर क्लिक कर दें। अब देखिए यहां ऑर्डर में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सेलेक्ट हो चुका है। एंड में ओके पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं हम जिस ऑर्डर में इस डेटा को शॉर्ट करना चाहते थे ये उसी ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है, यानी स्मॉल टी शर्ट साइज वाले स्टूडेंट्स सबसे पहले हैं, उनके बाद मीडियम, फिर लार्ज और एंड में एक्स्ट्रा लार्ज। ऐसे ही अगर आप जिस भी क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कस्टम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेल कलर के बेसिस पर भी कॉलम की शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे मुझे हाउस कलर के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हाउस कलर कॉलम की एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर, यहां कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करें। कॉलम में आपको हाउस कलर सेलेक्ट करना है, सॉर्ट ऑन में आपको सेल कलर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम कलर के बेसिस पर डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं। ऑर्डर में हमको वो कलर सेलेक्ट करना है जिस कलर की सेल्स को हम कॉलम में सबसे पहले रखना चाहते हैं। तो हम येलो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां ऑन टॉप ही रहने दें और ओके पर क्लिक करें। अब यहां पर एक समस्या है कि येलो हाउस तो सबसे ऊपर और एक साथ आ गए, लेकिन बाकी हाउस कलर अभी भी उसी ऑर्डर में है जो वो पहले थे। तो इसके लिए हम इस कॉलम की एक सेल को सिलेक्ट करके शॉर्ट एंड फिल्टर फीचर पर क्लिक करेंगे, फिर कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां ऐड लेवल पर क्लिक करेंगे, कॉलम में अगेन हाउस कलर सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट ऑन में सेल कलर सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर में रेड कलर रखेंगे चूंकि हम येलो के बाद रेड हाउस कलर रखना चाहते हैं। यहां ऑन टॉप ही रहने दें, फिर से ऐड लेवल पर क्लिक करें, यहां हाउस कलर सेलेक्ट करें, यहां सेल कलर सेलेक्ट करें,
यहाँ ग्रीन कलर सेलेक्ट करें, यहाँ ऑन बॉटम सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। यू कैन सी नाउ हाउस कलर के बेसिस पर ये डेटा शॉर्ट हो चुका है। तो ये तो हो गया डेटा को शॉर्ट करना। चलिए अब डेटा को फिल्टर करना सीखते हैं। जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं तो वहां पर फिल्टर टूल आपकी बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सेल में एक लार्ज डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसे में किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढने में समय लगता है, क्योंकि इतना सारा डेटा है तो उसमें किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढने में समय तो लगेगा। तो यहाँ पर फिल्टर टूल का यूज करके आप लार्ज डेटा को नैरो कर सकते हैं, जिससे आप केवल वही इंफॉर्मेशन देख पाएंगे जिसकी आपको आवश्यकता होगी। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। वर्कशीट में फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको किसी एक सेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर फीचर पर क्लिक कीजिए, फिर फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए प्रत्येक कॉलम के हेडर सेल में एक ड्रॉप डाउन एरो डिस्प्ले हो रहा है। सेम टूल आपको डेटा टैब में भी मिलता है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर। हालांकि ये फिल्टर सही तरह से काम कर पाए इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी एक्सेल सीट में एक हेडर रो इंक्लूड होनी चाहिए जो प्रत्येक कॉलम के नेम को आइडेंटिफाई करे। जैसे हमारे केस में स्टूडेंट नेम, हाउस कलर, टी शर्ट साइज, ये हेडर रो है। किसी रो को आप हेडर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट उन रो सेल्स को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप के अंदर सेल स्टाइल्स कमांड पर क्लिक करें। अब यहाँ टाइटल्स एंड हेडिंग्स में जो भी हेडिंग्स आपको बनानी है, हेडिंग 1, 2, 3, 4, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं तो आपकी रो हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब फिल्टर तो अप्लाई हो चुका है, लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ येलो हाउस का ही डेटा देखना है, तो मैं हाउस कलर के ठीक नेक्स्ट में मौजूद ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ देखिए नीचे आपको सभी हाउस कलर और उनके आगे चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमें इनमें से येलो कलर को फिल्टर करना है तो हम उसके चेक बॉक्स को चेक रहने देंगे, बाकी कलर को हम अनचेक कर देंगे। अब ओके पर क्लिक कर दें तो देखिए अब आपको सिर्फ वही डेटा शो हो रहा है जिसका हाउस कलर येलो है। तो इसे कहते हैं एक्सेल में डेटा फिल्टरिंग करना। और जब आप लार्ज डेटा के साथ काम करते हैं और स्पेशली डेटा एनालिसिस में यह टूल बहुत यूजफुल है। अगर आपको फिल्टर रिमूव करना है तो सिंपली कीबोर्ड में Ctrl+Shift+L की दबाइए, और अगर आप वापस Ctrl+Shift+L की दबाएंगे तो फिल्टर रीअप्लाई हो जाएगा। ऑल्दो आप यहां से भी फिल्टर को क्लियर और रीअप्लाई कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट एक्सेल फीचर की तरफ बढ़ते हैं जिसे सीखना बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सेल में लार्ज डेटा के साथ काम कर रहे हैं, और वो फीचर है फाइंड एंड सेलेक्ट। ये कमांड आपको होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है फाइंड। अगर आपके पास लार्ज डेटा है तो आप किसी स्पेसिफिक डेटा को इस टूल की हेल्प से ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस वर्कशीट में इंडिया ढूंढना है तो हम यहाँ टाइप करेंगे इंडिया और फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारे फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही वर्कशीट में वो सेल सेलेक्ट हो गई जिसमें इंडिया लिखा है। अगर हम फिर से फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर वर्कशीट में दोबारा इंडिया लिखा होगा तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी। हालांकि हमारी वर्कशीट में सिर्फ एक सेल में ही इंडिया मौजूद है, लेकिन अगर आपकी वर्कशीट में अधिक बार यह वर्ड यूज हुआ होगा तो आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे खोज सकते हैं। फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने का इजी तरीका यह है कि आप शॉर्टकट की Ctrl+F का यूज करें। इसी में दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से आप वर्कशीट में किसी डेटा को दूसरे डेटा से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यूनाइटेड स्टेट को यूएसए से रिप्लेस करना है तो हम फाइंड वर्ड में यूनाइटेड स्टेट टाइप करेंगे और रिप्लेस विथ में यूएसए टाइप करेंगे। अब अगर आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं
तो इस वर्कशीट में जितने बार भी यूनाइटेड स्टेट वर्ड यूज हुआ होगा वो रिप्लेस हो जाएगा यूएसए से। लेकिन अगर आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही वर्ड रिप्लेस होगा। ऑप्शंस पर क्लिक करके आप यहां से ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ इस सीट में किसी डेटा को ढूंढकर उसे अदर डेटा से रिप्लेस करना चाहते हैं, या फिर आप पूरी वर्कबुक में डेटा को ढूंढकर उसे अदर डेटा से रिप्लेस करना चाहते हैं। यदि आपको रिप्लेस पर क्लिक करने से कैन नॉट फाइंड अ मैच का एरर आता है तो पहले आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, देन रिप्लेस पर क्लिक करें। देखिए टेक्स्ट सक्सेसफुली रिप्लेस हो चुका है। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप Ctrl+H शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सुनने में जितना मुश्किल लगता है, इसे समझना उतना ही आसान है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। एक तो होता है नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो हम सेल्स में अप्लाई करते हैं, जैसे सेल्स को हाईलाइट करना, सेल कंटेंट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, उसका कलर चेंज करना, अलाइनमेंट चेंज करना, ये सब नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आता है। हालांकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके भी आप सेल्स को डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल्स को हाईलाइट करने के पीछे एक कंडीशन या शर्त होती है, इसीलिए इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपकी वर्कशीट में जिन जिन सेल्स में 50 से अधिक की वैल्यू स्टोर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो, तो यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प लेनी होगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही यूजफुल टूल है जिसका इस्तेमाल करना आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट है तो आपके लिए या किसी के लिए भी उसे समझना बहुत मुश्किल होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप वर्कशीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करते हैं, जिससे डेटा को समझने और उसे विजुअलाइज करने में ज्यादा आसानी होती है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली एक्सेल में एक फीचर है जिसका यूज करके आप सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से सेल्स में स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब प्रैक्टिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं, जिससे आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ और सीख पाएंगे। सो सीट 1 में हमारे पास ये शॉपिंग मॉल का सेल्स डेटा है, जिसके फर्स्ट कॉलम में सेल्स पर्सन या सेल्समैन का नेम है और फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने उन्होंने कितनी सेल की उसका डेटा हमारे पास इस वर्कशीट में मौजूद है। अब इस वर्कशीट पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स से मैं जनवरी मंथ के कॉलम में उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहता हूं जिनकी सेल 50,000 से ऊपर है। तो उसके लिए हम उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। आप माउस से ड्रैग करके सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसका एक तरीका ये भी है कि जहां से सेल स्टार्ट है उस सेल को सेलेक्ट करें, फिर कीबोर्ड में Ctrl+Shift+ डाउन एरो की दबाएं। इससे भी वो सभी सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। अब होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर कई सारे रूल्स शो हो रहे हैं, जैसे हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स एंड सो ऑन। अब चूंकि हमें सेल्स को हाईलाइट करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ सेल्स को हाईलाइट करने के कई सारे रूल्स दिए गए हैं। चूंकि हमें 50,000 से ऊपर की सेल्स वाली सेल्स को हाईलाइट करना है तो हम ग्रेटर देन रूल पर क्लिक करेंगे। अब इस बॉक्स में हमें 50,000 टाइप करना है। यहां से हमें फॉर्मेटिंग स्टाइल चूज करना है, जैसे लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, यानी अगर आप इस फॉर्मेट को चूज करते हैं तो सेल्स का बैकग्राउंड कलर लाइट रेड होगा और उसके टेक्स्ट का कलर डार्क रेड होगा। ऐसे ही अदर फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं जैसे येलो, ग्रीन एक्सेट्रा। ऑल्दो अगर आपको ये फॉर्मेटिंग स्टाइल्स पसंद नहीं आते हैं तो आप कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करके यहां से कस्टम फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। फील टैब से कस्टम बैकग्राउंड कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड में ओके पर क्लिक करें, फिर से ओके पर क्लिक करें। तो देखिए जनवरी मंथ के कॉलम में जिन भी सेल्स में 50,000 से ऊपर की वैल्यू स्टोर है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुके हैं।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए अगर आप इसमें से किसी एक सेल के डेटा को चेंज करके कम कर देते हैं, चलिए मैं 9 को 3 कर देता हूं, तो देखिए चूंकि क्राइटेरिया या रूल के हिसाब से इस सेल की वैल्यू 50,000 से कम है तो इसका बैकग्राउंड कलर भी क्लियर हो चुका है। कहने का मतलब है जिस भी सेल रेंज, कॉलम या रो में आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी और फिर अगर आप उन सेल्स के डेटा में बदलाव करते हैं तो सेल्स की फॉर्मेटिंग कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अगर हम फिर से हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएं तो यहाँ देखिए और भी रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हम वर्कशीट में सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे लेस देन है, अगर आपको उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनकी वैल्यू किसी स्पेसिफिक नंबर से कम है, लेट्स से 20,000 से कम है, तो आप लेस देन रूल का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बिटवीन है, अगर आपको उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनकी वैल्यू 2 नंबर के बीच की है, फॉर एग्जांपल 20,000 से 1 लाख के बीच की है, तो आप बिटवीन रूल का यूज कर सकते हैं। फिर है इक्वल टू, अगर आपको किसी एग्जैक्ट वैल्यू को हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल आपको 45,128 को हाईलाइट करना है, तो आप इक्वल टू रूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अगर आपको उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनमें कोई स्पेसिफिक वर्ड्स या कैरेक्टर इंक्लूडेड हो, तो आप इस रूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है अ डेट अक्यूरिंग, अगर आपकी शीट में डेट्स अवेलेबल है तो आप यहां से यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ की डेट को हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स में लास्ट रूल है डुप्लीकेट वैल्यूज, तो अगर आपकी शीट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट रूल है टॉप बॉटम रूल्स, जिसमें फर्स्ट रूल है टॉप 10 आइटम्स। अगर आपको वर्कशीट की एक रेंज, कॉलम, रो या पूरी वर्कशीट में टॉप 10 आइटम्स यानी ऐसी 10 सेल्स जिनमें हाईएस्ट वैल्यू स्टोर है उन्हें हाईलाइट करना है, तो आप इस रूल का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस कॉलम की जिन सेल्स में हाईएस्ट वैल्यू स्टोर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो चुकी है। ऑल्दो आप यहां से आइटम्स को बढ़ा और घटा भी सकते हैं, इसके अलावा फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स में नेक्स्ट रूल है टॉप 10%। इसमें आप सेलेक्टेड डेटा के टॉप 10% आइटम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे ही बॉटम 10 आइटम्स यानी जिनकी वैल्यू लोएस्ट 10 में आती है वो सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। फिर बॉटम 10% यानी सेलेक्टेड सेल्स में वो 10% सेल्स हाईलाइट होंगी जिनकी वैल्यू सबसे कम है। फिर है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अगर आपको सेलेक्ट की गई सेल्स में एवरेज वैल्यू से ऊपर या नीचे की वैल्यू को हाईलाइट करना है तो आप इन 2 रूल्स का यूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है, किसी भी कॉलम, रो या सेल्स की एक रेंज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए पहले आपको उस कॉलम, रो या सेल्स की एक रेंज को सेलेक्ट करना होगा, फिर आप उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स की तरफ पढ़ते हैं, जो है डेटा बार्स। यहाँ डिफरेंट कलर के डेटा बार्स दिए गए हैं। जिस भी कलर का डेटा बार आपको पसंद आए आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। डेटा बार्स आपकी हेल्प करते हैं वर्कशीट में लार्जर और स्मॉलर वैल्यूज का पता लगाने में। जैसे इस कॉलम में देखिए जिस सेल में हायर नंबर है उसका डेटा बार बड़ा है
और जिस सेल में स्मॉलर नंबर है उसका डेटा बार छोटा है। तो डेटा बार्स बेसिकली कलर्ड बार होते हैं जिनका यूज ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि सेल्स वैल्यू एक दूसरे के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी है। फॉर एग्जांपल, इस सेल में कलर्ड बार आगे तक है क्योंकि इस सेल में बाकी सेल्स के कंपैरिजन में हायर वैल्यू स्टोर है, बल्कि टॉप की सेल में कलर्ड बार बहुत छोटा है क्योंकि इस सेल में बाकी सेल्स के कंपैरिजन में लोअर वैल्यू स्टोर है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं जो है कलर स्केल। फॉर एग्जांपल, हम ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल को सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सेल्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक करें, कलर स्केल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल पर क्लिक करें। तो देखिए, जिन सेल्स में हायर वैल्यू है वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, फिर जिन सेल्स में मीडियम वैल्यू है वो येलो कलर से हाईलाइटेड है और जिन सेल्स में स्मॉलर वैल्यू स्टोर है वो रेड कलर से हाईलाइटेड हैं। ऐसे ही अदर पैटर्न के कलर स्केल्स हैं जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ग्रीन, व्हाइट, रेड एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल्स की तरफ बढ़ते हैं जो है आइकन सेट्स। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर की हेल्प से हम वेरियस टाइप्स ऑफ आइकन्स जैसे एरोस, शेप्स, इंडिकेटर्स और रेटिंग आइकन्स को सेल्स में ऐड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सेलेक्टेड सेल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास नंबर्स की एक लिस्ट है जिसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें, देन सेलेक्ट आइकन सेट्स। अब फॉर एग्जांपल मैं चूज करता हूं डायरेक्शनल आइकन सेट्स को यानी एरोस को। तो देखिए, ग्रीन एरो साइन इस रेंज में हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो मीडियम को और रेड एरो लोवेस्ट वैल्यू को। और इन एरो साइंस के डायरेक्शन को आप देखिए, चूंकि ग्रीन हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऊपर को है, वहीं येलो मीडियम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी स्ट्रेट डायरेक्शन है, वहीं रेड लोवेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन नीचे को है। तो इससे बेसिकली आपके लिए हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज को पहचानने में आसानी होती है। ऑल्दो एरोज के बजाय आप अदर टाइप्स के आइकन सेट्स का यूज भी कर सकते हैं जैसे शेप्स, इंडिकेटर्स और रेटिंग्स। कहने का मतलब है आप डिफरेंट सेट ऑफ आइकन्स का यूज करके हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट वैल्यूज को वर्कशीट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सेल में न्यू रूल ऑप्शन पर क्लिक करके कस्टम रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आप क्लियर रूल्स ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अब या तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्टेड सेल्स में फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं या फिर आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करके पूरी सीट में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं। चूंकि हमें सिर्फ सेलेक्टेड सेल्स में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, एरो साइंस रिमूव हो चुके हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप वर्कशीट में कुछ सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। इसका जो मुख्य फायदा है वो ये है कि इससे एक वर्कशीट में पर्टिकुलर सेल्स को आइडेंटिफाई करना इजी होता है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ काम कर रहे हैं। सो आई होप कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और इसे हम एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं इस बारे में आप सीख चुके होंगे। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका इजी सॉल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखते हैं। डेटा वैलिडेशन एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि किसी सेल या सेल्स के एक रेंज में किस प्रकार का डेटा या वैल्यू एंटर होनी चाहिए। यानी एक तरह से आप सेल्स में किसी भी प्रकार की डेटा को एंटर करने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने डेटा वैलिडेशन के माध्यम से इन सेल्स में ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि यूजर्स इन सेल्स में 100 से 500 के बीच के ही नंबर्स टाइप कर सकते हैं और अगर कोई यूज़र इन सेल्स में 100 से कम या 500 से अधिक नंबर टाइप करता है तो उसे एरर शो होगा और वो डेटा एंटर नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से हमने यूज़र के लिए डेटा एंट्री को लिमिट कर दिया। डेटा वैलिडेशन के इस्तेमाल से आप यूज़र को इनवैलिड या इनकरेक्ट डेटा को सर्टेन सेल्स में एंटर करने से रोक सकते हैं।
ये एक हेल्पफुल फीचर है, स्पेशली तब जब आपको अन्य लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल अपने टीम मेंबर्स के साथ वर्कशीट को शेयर करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि वो इररेलेवेंट या इनकरेक्ट डेटा शीट में एंटर करें। तो चलिए डेटा वैलिडेशन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक्सेल में बेसिकली आप डिफरेंट टाइप्स के डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नंबर्स के लिए डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, डेसिमल नंबर्स के लिए लगा सकते हैं, लिस्ट के लिए लगा सकते हैं, डेट के लिए लगा सकते हैं, टाइम के लिए लगा सकते हैं और टेक्स्ट लेंथ के लिए डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले होल नंबर के लिए डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना सीखते हैं। उसके लिए उन सेल्स को सेलेक्ट कीजिए जिनमें आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं। अब डेटा टैब में जाएं और डेटा टूल्स ग्रुप में मौजूद डेटा वैलिडेशन कमांड पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आपको सेटिंग्स टैब में सबसे पहले वैलिडेशन का क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। तो देखिए अलाउ के नीचे बने बॉक्स पर क्लिक करें। अब चूंकि हम होल नंबर के लिए वैलिडेशन क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं तो हम यहाँ से होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब डेटा बॉक्स में आपको कंडीशन सेलेक्ट करनी है। इसके लिए बिटवीन पर क्लिक करें। सबसे पहले बिटवीन ही है। अगर आप चाहते हैं कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच की वैल्यूज ही सेल्स में एंटर हो पाए तो आप बिटवीन ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू टाइप करें। लेट्स से हम चाहते हैं कि सिर्फ 0 से 1000 के बीच की वैल्यू यूजर इन सेल्स में एंटर कर पाए तो हम ये टाइप करेंगे। अब ओके पर क्लिक करें। अब अगर मैं इन सेल्स में 1000 के नीचे की वैल्यू टाइप करता हूं तो ये सेल्स डेटा को ले रही हैं। लेकिन अगर मैं 1000 से ऊपर की वैल्यू टाइप करूं और एंटर की प्रेस करूं तो देखिए हमें एरर्स हो रहा है। This value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell। तो कहने का मतलब है कि अब इन सेल्स में हम या कोई भी अन्य यूजर सिर्फ 0 से 1000 के बीच के नंबर्स ही एंटर कर सकता है। चलिए दूसरी क्राइटेरिया या रूल को देखते हैं। बिटवीन का इस्तेमाल तो हमने देख लिया, फिर है नॉट बिटवीन। इसमें आप जिस भी नंबर को मिनिमम और मैक्सिमम में रखेंगे उनके बीच के नंबर्स की एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। हालांकि बाकी नंबर्स को आप टाइप कर पाएंगे, जैसे हमने यहाँ 100 to 500 टाइप किया तो इसके बीच के नंबर सेलेक्टेड सेल्स में हम एंटर नहीं कर पाएंगे। फिर है इक्वल टू। इससे आप सेलेक्टेड सेल में एक पर्टिकुलर नंबर ही एंटर कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ 100 टाइप कर दिया तो सेलेक्टेड सेल में कोई भी यूजर 100 के अलावा दूसरा नंबर टाइप नहीं कर पाएगा। फिर है नॉट इक्वल टू। जिस भी नंबर को आप यहां टाइप करेंगे उस नंबर को आप सेल में नहीं एंटर कर पाएंगे। जैसे हमने लिखा 0 तो आप सेलेक्टेड सेल्स में 0 एंटर नहीं कर पाएंगे। फिर है ग्रेटर देन। जिस भी नंबर को आप यहां टाइप करेंगे उससे मैक्सिमम नंबर ही आप सेलेक्टेड सेल्स में एंटर कर पाएंगे, उससे मिनिमम नंबर आप यहां नहीं एंटर कर पाएंगे। फिर है लेस देन। जिस भी नंबर को आप यहां टाइप करेंगे उससे मैक्सिमम नंबर को आप सेलेक्टेड सेल्स में नहीं टाइप कर पाएंगे। फिर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। जिस भी नंबर को आप यहां टाइप करेंगे उसके बराबर या उससे अधिक बड़े नंबर को आप सेलेक्टेड सेल्स में एंटर कर पाएंगे। लास्ट है लेस देन और इक्वल टू। जिस भी नंबर को आप यहां टाइप करेंगे उसके बराबर या उससे छोटे नंबर को ही आप सेलेक्टेड सेल्स में एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम डेसिमल नंबर्स के लिए डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस लगाना सीखते हैं। आप में से जिनको नहीं पता तो 1.45 ये होता है डेसिमल नंबर, यानी जिसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है होल नंबर, यहाँ पर वो 1 है, और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पर वो 45 है, जो डेसिमल पॉइंट से सेपरेटेड है। इन्हें कहते हैं डेसिमल। तो सेम जैसे हमने नंबर्स के लिए सेल्स में डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया वैसे ही हम यहाँ करेंगे। तो पहले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे।
अब यहाँ अलाउ के बॉक्स में डेसिमल सेलेक्ट करेंगे, डेटा के बॉक्स में क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। इन सभी क्राइटेरिया के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं बिटवीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेल्स मैंने सेलेक्ट किए उनमें मैं या मेरे टीम के मेंबर्स सिर्फ 1.0 और 10.00 के बीच के ही डेसिमल नंबर्स एंटर कर पाएं। ओके पर क्लिक करें। अब अगर मैं 1.0 से स्मॉल डेसिमल नंबर टाइप करता हूं, लेट्स से 0.5, एंटर दबाएं। देखिए हमें एरर शो हो रहा है। हम रीट्राई पर क्लिक करेंगे। अब हम 2.5 टाइप करते हैं, एंटर। तो देखिए 2.5 को सेल्स ने ले लिया क्योंकि ये डेसिमल नंबर 1.0 और 10.00 के बिटवीन में आता है। ऐसे ही आप बिटवीन के अलावा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां से अदर कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट। डेटा वैलिडेशन की हेल्प से आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कोई अन्य यूजर इन सेल्स में सिर्फ उन लिस्ट के आइटम्स को ही एंटर कर पाएगा। इसे और से अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट कर लें जिनके लिए आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। फिर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें, अलाउ बॉक्स में लिस्ट सेलेक्ट करें। अब यहाँ सोर्स बॉक्स में आपको अपनी लिस्ट के आइटम्स एंटर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रोसरीज आइटम्स की लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं उन आइटम्स को टाइप करूंगा, ब्रेड, मिल्क, राइस, ऑयल, एग्स और फ्रूट्स। ऐसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी लंबी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप टेक्स्ट की जगह नंबर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लिस्ट आइटम्स हैं ये कॉमा से सेपरेटेड हों। लिस्ट क्रिएट कर लेने के बाद ओके पर क्लिक करें। अब देखिए आप जैसे ही उन सेल्स को सेलेक्ट करते हैं तो आपको सेल के आगे एक ड्रॉप डाउन एरो शो होता है, जिस पर आप क्लिक करके क्रिएट की गई लिस्ट में से आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस लिस्ट के अलावा कुछ और इन सेल्स में एंटर करने की कोशिश करूं तो ये सेल्स उन एंट्रीज को नहीं लेंगी क्योंकि इनमें डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड है। नेक्स्ट हम डेट के लिए डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस लगाना सीखेंगे। तो इसके लिए सेल्स को सेलेक्ट करना है, फिर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें, अलाउ बॉक्स में डेट सेलेक्ट करें। डेटा बॉक्स में आप रूल्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो सिमिलर ही है, बिटवीन ही सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट डेट में 1/1/2020 और एंड डेट में 31/12/2020। ओके पर क्लिक कर दें। तो सेट किए गए रूल के हिसाब से हम इन सेल्स में 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच की डेट्स ही एंटर कर सकते हैं। चलिए टेक्स्ट लेंथ के लिए डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन लगाना सीखते हैं। तो सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन फीचर पर क्लिक करेंगे, अलाउ बॉक्स में टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करेंगे, डेटा बॉक्स में बिटवीन ही सेलेक्ट रहने दें। मिनिमम में हम 5 और मैक्सिमम में हम 10 एंटर कर देते हैं। ओके पर क्लिक करें। अब सेट किए गए रूल के हिसाब से मैं या कोई भी अन्य यूजर इन सेल्स में 5 कैरेक्टर से छोटा और 10 कैरेक्टर से बड़ा वर्ड टाइप नहीं कर सकता। अगर आपको रेस्ट्रिक्शंस क्लियर करनी है तो उन सेल्स को सेलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन में क्लिक कीजिए। अब यहाँ नीचे क्लियर ऑल बटन पर क्लिक कीजिए और फिर ओके पर क्लिक कीजिए। डेटा एंट्री रेस्ट्रिक्शंस क्लियर हो जाएंगे। पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि पिवट टेबल है क्या और इसका इस्तेमाल हम किस कार्य के लिए करते हैं, यानी इसके यूजेस क्या हैं।
पिवट टेबल एक्सेल के सबसे यूजफुल और पावरफुल फीचर्स में से एक है, जिसका यूज करके आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अलग अलग तरीकों से समराइज कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा को समराइज करने से मतलब है कि हम पिवट टेबल की मदद से लार्ज डेटा में से किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालकर डेटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब प्राप्त करते हैं। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही डेटा सेट में से आप क्विकली डिफरेंट रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये सेल्स डेटा है। ऑल्दो ये डेटा उतना बड़ा या अधिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन डेटा एनालिस्ट के तौर पर अगर आप काम करें या आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है, तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रोज और कॉलम्स का डेटा हो सकता है। एनीवे, अब अगर मुझे इस सेल्स डेटा को समराइज करके ये रिपोर्ट बनानी है कि प्रत्येक सेल्स पर्सन ने टोटल कितने की सेल की है, या प्रत्येक कैटेगरी के कितने प्रोडक्ट बिके हैं, कौन कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट बिके हैं, या सबसे अधिक सेल किस सेल्स पर्सन ने की है, ऐसे ही ना जाने कितने तरह के सवालों के आधार पर मुझे इस डेटा को समराइज करना पड़ सकता है और उसकी रिपोर्ट्स बनानी पड़ सकती है। अब अगर मैं मैन्युअली बिना किसी टूल की हेल्प के इसे करूं तो इसमें मुझे बहुत अधिक समय लगेगा, साथ ही कितने ही फॉर्मूलाज का मुझे यूज करना पड़ेगा और उसमें मिस्टेक्स होने की भी संभावना है। लेकिन पिवट टेबल हमें अनुमति देता है कि हम लार्ज डेटा टेबल में से सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को निकाल पाए जो हमारे किसी सवाल का जवाब दे या फिर जिसकी हमें रिपोर्ट बनानी हो। इसे ही कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को समराइज करना। तो कुल मिलाकर पिवट टेबल हमें लार्ज डेटा को डिटेल में और क्विकली एनालाइज करने देता है या उसके बेसिस पर रिपोर्ट्स तैयार करने देता है। चलिए अब पिवट टेबल क्रिएट करना सीखते हैं। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए पहले आपको अपने डेटा को इस तरह से रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करना होगा, और सबसे ज़रूरी चीज़, हर कॉलम के लिए हेडिंग ज़रूर बनाएं। जैसे ये प्रोडक्ट की लिस्ट है तो हमने इसकी हेडिंग बनाई है प्रोडक्ट, ऐसे ही ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है तो हेडिंग है कैटेगरी। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक कॉलम के लिए आपको एक यूनिक और मीनिंगफुल हेडिंग क्रिएट करनी होगी, क्योंकि इन्हीं हेडिंग्स के बेसिस पर हम आगे डेटा को अलग अलग तरीकों से समराइज या एनालाइज करके देख सकते हैं और उसके आधार पर रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि आपके डेटा सेट में कोई ब्लैंक रो या कॉलम नहीं होना चाहिए। जब आप डेटा को शीट में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें और प्रत्येक कॉलम के लिए हेडिंग क्रिएट कर लें, तब आपको इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए डेटा को सेलेक्ट करें। याद रखें, अगर आपने अपने डेटा के लिए टाइटल भी क्रिएट किया है, जैसे हमारे केस में सेल्स डेटा टाइटल है, तो जब आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस टाइटल को सिलेक्ट नहीं करना है, आप सिर्फ हेडिंग्स और बाकी डेटा को ही सेलेक्ट करेंगे। अब इंसर्ट टैब में जाएं और टेबल कमांड पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। तो देखिए हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ये सब आपको पिवट टेबल क्रिएट करने से पहले करना है। अब पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको इस टेबल में कोई भी एक सेल को सेलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट टैब में ही टेबल्स ग्रुप में पिवट टेबल कमांड पर क्लिक करें। आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, यानी ये आपसे कह रहा है कि उस डेटा को सेलेक्ट कीजिए जिसे आप एनालाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, और दूसरा है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो अगर आप इसी सीट में से डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, लेकिन अगर आपको डेटा सोर्स बाहर से लेना है तो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। चूंकि हमारा डेटा सोर्स इसी सीट में है तो हम पहले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देंगे। हालांकि एक्सेल आपके डेटा को ऑटो सेलेक्ट कर लेता है, बस आपको ये चेक करना है कि आपकी पूरी टेबल या रेंज हाईलाइटेड है या नहीं। फिर इसी में नीचे दूसरा सेक्शन है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी सीट में आपको वो प्लेस चुनना है जहां पर आप पिवट टेबल रखना चाहते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आपको इसी सीट में पिवट टेबल रिपोर्ट देखनी है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करें और वो लोकेशन सिलेक्ट करें, फिर ओके पर क्लिक करें।
चूंकि हम न्यू शीट में पिवट टेबल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हम न्यू वर्कशीट ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए शीट 2 में ब्लैंक पिवट टेबल क्रिएट हो गई है और शीट 1 में वो डेटा है जिसके लिए हम पिवट टेबल रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। यहां लिखा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, यानी डेटा को समराइज करके अगर आपको रिपोर्ट बनानी है तो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में से फील्ड्स को चुनें। तो ये राइट साइड में पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है जिसमें ये सबसे ऊपर फील्ड्स सेक्शन है जिसमें ये फील्ड नेम आपको दिख रहे हैं। फील्ड नेम और कुछ नहीं, आपकी टेबल हेडिंग्स हैं, जैसे ऑर्डर आईडी, डेट, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट एंड सो ऑन। ये एरिया सेक्शन है जहां पर फिल्टर्स, रोज, कॉलम्स और वैल्यूज एरिया दिए गए हैं। ऑल्दो अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या है, बल्कि आप सोच रहे होंगे ये कैसी पिवट टेबल है। सो यहाँ से बेसिकली आप उस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं जिन्हें आप अपनी पिवट टेबल में शामिल करना चाहते हैं और यहाँ आप उन फील्ड्स को अरेंज और रीअरेंज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं इस सीट में ये पता करना चाहता हूँ कि प्रत्येक सेल्स पर्सन ने टोटल कितने की सेल की है। अब अगर मैं बिना पिवट टेबल के ये जानना चाहूँ या इसकी एक रिपोर्ट बनाना चाहूँ तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रत्येक सेल्स पर्सन ने कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे हैं, उनकी प्राइस क्या है और फिर उसका टोटल निकालना पड़ेगा, जो एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन यही काम हम पिवट टेबल की हेल्प से कितनी आसानी से करते हैं, देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको फील्ड्स सेक्शन में सेल्स पर्सन फील्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे वो नीचे रोज एरिया में ऐड हो जाएगा। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में अगर आप एक नॉन न्यूमेरिक फील्ड यानी किसी ऐसे फील्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर्स नहीं है, उसकी जगह टेक्स्ट हो सकता है या फिर किसी और टाइप का डेटा, लेकिन होगा नॉन न्यूमेरिक, तो वो फील्ड रोज एरिया में ऐड हो जाएगा। फील्ड सेलेक्ट करते ही लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ आपको सभी सेल्स पर्सन के नाम रो में दिखाई दे रहे हैं। सेल्स पर्सन के नाम रो में इसीलिए डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि ये फील्ड रो एरिया में ऐड है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से उठाकर कॉलम में एरिया में रख दूं तो सेल्स पर्सन के नेम कॉलम में डिस्प्ले होने लगेंगे। आमतौर पर आपको इन्हें रो में ही रखना है, यही रिकमेंडेड है। सेल्स पर्सन के नाम तो पिवट टेबल में आ गए। अब चूंकि हमें यह देखना है कि प्रत्येक सेल्स पर्सन ने टोटल कितने की सेल की, तो उसके लिए हमें अमाउंट वाले फील्ड को सिलेक्ट करने की जरूरत है। जैसे ही हम इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे ये फील्ड वैल्यूज एरिया में ऐड हो जाएगा। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जिन भी फील्ड्स में न्यूमेरिकल डेटा यानी नंबर्स होंगे वह वैल्यूज एरिया में ऐड होगा। चूंकि अमाउंट वाले फील्ड में न्यूमेरिक डेटा है इसीलिए वह वैल्यूज एरिया में ऐड हुआ। हालांकि आप माउस से ड्रैग करके भी फील्ड्स को डिफरेंट एरिया में रख सकते हैं। ड्रैग कैसे करना है? आपको उस फील्ड के ऊपर माउस कर्सर को ले जाना है जिसे आप ड्रैग करना चाहते हैं, फिर लेफ्ट क्लिक करें और बटन को दबाए रखें। अब ड्रैग करके उस सेक्शन में ले जाएं जहां आप इसे रखना चाहते हैं और फिर माउस के बटन को छोड़ दें। अब यहाँ पिवट टेबल में देखिए हमें प्रत्येक सेल्स पर्सन का नाम और उसने टोटल कितने की सेल की है वो अमाउंट यहाँ शो हो रहा है और तो और ग्रैंड टोटल भी शो हो रहा है। तो सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही हमें ये पता चल गया कि प्रत्येक सेल्स पर्सन या सेल्समैन ने टोटल कितने की सेल की है। चलिए अब आपको पिवट टेबल का एक मैजिक और दिखाते हैं। अब मुझे ये तो पता चल गया कि प्रत्येक सेल्स पर्सन ने कितने की सेल की, लेकिन अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभिषेक ने ये जो टोटल सेल की उसमें उसने कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे और उनकी प्राइस क्या थी, तो मुझे सिर्फ अभिषेक के अमाउंट पर डबल क्लिक करना है। मुझे अभिषेक के द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट की लिस्ट के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी जैसे कौन सी डेट को प्रोडक्ट बेचा, उनका अमाउंट, कितनी यूनिट बेची, ये सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही आप दूसरे सेल्स पर्सन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस तरह से तो आपने डेटा को एनालाइज कर लिया, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं या रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो आपको पहले एग्जिस्टिंग फील्ड्स को रिमूव करना होगा। किसी फील्ड को एरिया सेक्शन से हटाने के लिए
या तो आप यहाँ से उस फील्ड को अनसेलेक्ट कर दें, ऐसे भी वो रिमूव हो जाएगा, या फिर आप ड्रैग करके उसे बाहर निकाल सकते हैं तो भी वो रिमूव हो जाएगा। अगर कभी आप पिवट टेबल से बाहर किसी सेल में क्लिक कर दें तो पिवट टेबल फील्ड्स पैन हट जाता है। उसे वापस लाने के लिए आपको शीट में पिवट टेबल एरिया पर क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप क्लोज बटन पर क्लिक करके इस पिवट टेबल फील्ड पैन को क्लोज कर देते हैं तो ऐसे में पिवट टेबल एरिया पर क्लिक करने से भी आपको पिवट टेबल फील्ड्स पैन शो नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको पिवट टेबल एनालाइज टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे राइट साइड में मौजूद शो ग्रुप में फील्ड लिस्ट कमांड पर क्लिक करें। पिवट टेबल फील्ड पैन वापस शो होने लगेगा। हालांकि पिवट टेबल एरिया में राइट क्लिक करके फिर शो फील्ड लिस्ट पर क्लिक करने से भी पिवट टेबल फील्ड पैन वापस शो होने लगेगा। अगर आपको पिवट टेबल फील्ड्स पैन का व्यू चेंज करना है तो आप इस टूल बटन पर क्लिक करें और किसी दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। तो ये कुछ चीजें पिवट टेबल यूज करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट मुझे कैटेगरी के बेसिस पर अमाउंट का टोटल निकालना है, यानी जितनी भी स्मार्ट वॉच बेची उसका टोटल अमाउंट क्या है, ईयरबड्स का टोटल अमाउंट क्या है, ऐसे ही बाकी कैटेगरी के प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फील्ड सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी को सिलेक्ट करें। तो कैटेगरी आ चुकी है। अब हम अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए प्रत्येक कैटेगरी का अमाउंट भी आ चुका है और उनका ग्रैंड टोटल भी हमें मिल गया है। तो इतना आसान है पिवट टेबल का इस्तेमाल करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इतने ईजिली और क्विकली समराइज करना और एक ही डेटा सेट की अलग अलग तरीकों से रिपोर्ट तैयार करना। अब अगर मैं किसी भी कैटेगरी के अमाउंट पर डबल क्लिक करूं तो देखिए मुझे उस कैटेगरी के अंदर बिके सभी प्रोडक्ट की लिस्ट और उनका इंडिविजुअल प्राइस शो हो जाएगा। साथ ही उस प्रोडक्ट को किस सेल्स पर्सन ने बेचा है उसका नाम भी मुझे पता लग जाएगा। तो जब मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करके एक डेटा सेट को डिफरेंट वे में समराइज या एनालाइज कर सकते हैं या डिफरेंट रिपोर्ट्स बना सकते हैं, तो उसका मतलब इन्हीं सब चीज़ों से था। अब चलिए एक काम और करते हैं। मैं ब्रांड फील्ड को ड्रैग करके फिल्टर्स एरिया में रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ ऊपर ब्रांड फिल्टर ऐड हो चुका है। चलिए इस डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। अब इस फिल्टर का यूज करके मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स का टोटल अमाउंट पता कर सकता हूँ। तो देखिए इसने मुझे बता दिया कि एप्पल ब्रांड के अंदर 2 प्रोडक्ट कैटेगरी है और प्रत्येक कैटेगरी का सम अमाउंट क्या है, और अमाउंट पर डबल क्लिक करके मैं फर्दर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। इसके अलावा मैं 2 डायमेंशनल पिवट टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? तो चलिए मैं कॉलम एरिया में सेल्स पर्सन फील्ड को ड्रैग करके रखता हूं। तो देखिए हमें रो में प्रोडक्ट की कैटेगरी शो हो रही है और कॉलम में सेल्स पर्सन के नेम। तो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल पिवट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप पिवट टेबल का यूज करके अपने डेटा को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं और उसकी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जब भी हम अमाउंट फील्ड को वैल्यूज एरिया में ड्रैग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अमाउंट को जोड़ देता है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपके डेटा को समराइज करता है आइटम्स के अमाउंट पर सम फंक्शन लगाकर। इसीलिए अमाउंट फील्ड को वैल्यूज एरिया में ड्रैग करने पर हमें अमाउंट का टोटल प्राप्त हुआ। लेकिन एक्सेल में आप सम के अलावा काउंट, एवरेज, मैक्स और मिन फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। कैसे? सम ऑफ अमाउंट कॉलम के अंदर किसी भी सेल पर क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें और समराइज वैल्यूज बाय ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब यहां देखिए कई सारे फंक्शन दिए गए हैं। चलिए मैं काउंट फंक्शन पर क्लिक कर देता हूं। क्योंकि काउंट फंक्शन का उपयोग आमतौर पर नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए किया जाता है, इसीलिए यहां हमें प्रत्येक सेल्स पर्सन द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट की संख्या शो हो रही है, जिसमें अभिषेक ने 9 प्रोडक्ट बेचे हैं, अमित ने 9, कीर्ति ने 9 और तरुण ने सबसे ज्यादा 11 और टोटल 54 प्रोडक्ट की सेल हुई है।
अगर आपको पता करना है कि कीर्ति ने वो 9 प्रोडक्ट्स कौन से बेचे, तो उसके प्रोडक्ट नंबर पर डबल क्लिक करें, आपको इससे रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अदर एक्सेल फंक्शंस एवरेज, मैक्स और मिन का यूज अपने डेटा को एक डिफरेंट वे में समराइज करने के लिए कर सकते। ऑल्सो आप समराइज्ड डेटा को पिवट चार्ट की हेल्प से कंपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सेल्स पर्सन के सम ऑफ अमाउंट को कंपेयर करना है, तो इस पिवट टेबल की किसी एक सेल को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट टैब में जाइए और चार्ट्स ग्रुप के अंदर पिवट चार्ट कमांड पर क्लिक कीजिए। यहां से आप डिफरेंट पिवट चार्ट्स में से चूज कर सकते हैं, फिर ओके पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप प्रोफेशनली अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो जैसे आप पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो 2 न्यू टैब आपको रिबन में शो होने लगती है, पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन टैब। यहाँ आपको कई सारे ग्रुप और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिनका उपयोग करके आप पिवट टेबल को डिजाइन और उसे और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर पिवट टेबल को डिलीट करना है तो इसके कई तरीके हैं। एक तो उस शीट को ही डिलीट कर दीजिए जिस पर वह पर्टिकुलर पिवट है, उस शीट पर राइट क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन डिलीट कमांड, देन अगेन क्लिक ऑन डिलीट बटन। सो कंप्लीट एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो में इतना ही। इस एक वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने कवर की हैं वो एक्सेल को मास्टर करने के लिए इनफ है। लेकिन अगर आपको एक्सेल में कुछ पर्टिकुलर सीखना है तो मुझे खुशी होगी अगर आप नीचे कमेंट करके उस टॉपिक के बारे में मुझे बताएंगे, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखना आपके लिए एक्सेल सीखने के पर्पज से बहुत ही यूजफुल रहा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता लग पाए कि हम आप लोगों को अपनी वीडियोस के जरिए कुछ वैल्यू दे पा रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स या सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।